इंसान जब जन्म लेता है तो दुनिया की तमाम गतिविधियों से अनभिज्ञ रहता है और जब बड़ा होने लगता है तो धीरे धीरे उसे जिंदगी की कई सच्चाइयों का आभास होने लगता है। लेकिन जीवन में जब कोई बड़ी मुश्किल उसके सामने आती है तो वो सिहर उठता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं लमन न्यूज की खास पेशकश वर्दीधारी गिरोह। वर्दी वाला गिरोह ऐसा गिरोह जिसने अपराध के सही मायने को चरितार्थ कर दिया है, जिसे सुनकर और देखकर किसी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। या वसूली वाला गुंडा अपने अधिकारों का किया गलत इस्तेमाल। एफआईआर दर्ज किया मुंबई में प्रॉपर्टी हड़पी राजस्थान में। मुंबई से राजस्थान जाकर दिन दहाड़े बंगले पर किया कब्जा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जो धनोत्पार्जन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, जहां सोने चांदी के गहनों की दुकान चलाने वाले 44 साल के जगदीश चौहान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस मुंबई पुलिस पर उसे गर्व है, जिस मुंबई पुलिस की बदौलत वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उसी मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारी और सिपाही मिलकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। जगदीश चौहान के हीना ज्वेलर्स शॉप में कुछ लोग आए और जगदीश को अपने साथ मालाड पुलिस स्टेशन ले गए। 28/8/2013 को कुछ शादी ड्रेस में कुछ मलाड पुलिस आई, उठा के लेके गई। उस दिन के बाद वहाँ ले जाकर मुझे एक झूठा केस में फंसाया गया। उसके बाद मैं ये लड़ाई लड़ने के लिए ये दुकान मैंने बंद रखी है, क्योंकि मेरे को ऐसे ही अंदर बिठा के 2-4 दिन बंद रखा और अंदर मारा और मेरे से कुछ सेटलमेंट करवाने के लिए, और गांव में सगे वालों की 4 बिल्डिंगें ले ली। एक बहुत बड़े पैसे वाले से मिलकर 4 बिल्डिंगें ले ली। उस दिन से मैंने ये लगा कि मुझे ये न्याय करना जरूरी, क्योंकि पुलिस ऐसा किसी को उठा के, जो पेपर भी नहीं है वो पेपर कस्टडी में बना सकती है। जगदीश टेलर की यदि माने तो गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक का उनका अनुभव बेहद खौफनाक और भयावह था। जगदीश पर आरोप है कि जगदीश ने अपने समधी भीकाबाई और शिकायतकर्ता सुखलाल कच्छारा के बीच हुए आर्थिक व्यवहार के दौरान मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। मेडिकल की प्रक्रिया पूरी कर जगदीश टेलर को बोरीवली के लॉकअप में डाल दिया गया। कुछ घंटे बाद मलाड पुलिस सीआर में दर्ज मुख्य अभियुक्त भीकाबाई सिसोदिया को भी पकड़ लाई। मलाड पुलिस स्टेशन के क्राइम पीआई गुरव के कक्ष में सभी पंचों और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जगदीश टेलर की यदि माने तो उन्हें एनकाउंटर के तहत जान से मारने की धमकी देकर पुलिस कस्टडी के दौरान उनसे कोर्ट के स्टैम्प पेपर पर हस्ताक्षर लिए गए। जिस समय मेरे को अंदर लिया गया, फिर 2 दिन में सेटलमेंट को बोला तेरा एनकाउंटर करवा देंगे, नहीं तो तू ये सेटलमेंट करवा। और फिर एक कोई ऐसे डमी पेपर कहीं से बना के वो सुखलाल कच्छारा, जो एक बहुत ही बड़ा पैसे वाला और नटराज मार्केट में उसकी दुकान है, उसने पुलिस से मिलकर ये कहीं से बाहर ये पेपर बना के फिर कस्टडी में लाके, जो ये एड्रेस दिखा रहा है कि ये एमओयू राजस्थान का टाइप किया उसने। ये कंपनी में ना तो मैं मालिक हूँ ना मैं कोई पार्टनर हूँ, ये कहीं से प्रिंट किया उसने। फिर ये देखो, एक जो ये 100 रुपये का स्टैम्प आपको दिख रहा है, ये स्टैम्प 6 तारीख को सुखलाल खरीदता है और 5 तारीख के ऊपर लिखा पड़ी होती है। तो ये कैसे सत्य हो सकता है कि आदमी 6 तारीख को पेपर उसके पास आया ही नहीं और लिखा पड़ी एक दिन कैसे हुई? मेरे को एनकाउंटर की धमकी वो सुखलाल ने मिलके सुनील सिंधे से दिलवाई। सुनील सिंधे कौन है? सुनील सिंधे वहाँ का जो क्राइम कुछ पीआई था, उसने मेरे को बोला कि तू इसका सेटलमेंट नहीं करवाएगा तो तेरे को कस्टडी से भाग रहा था, ऐसा करके तेरे को उड़वा देंगे। और फिर 2 पुलिस अधिकारियों ने
जगदीश के परिवार वालों पर दबाव बनाकर उन्हें प्राइवेट गाड़ी के माध्यम से सड़क के रास्ते राजस्थान ले जाकर जगदीश टेलर के बंगले का कब्जा गैर कानूनी तरीके से शिकायतकर्ता सुखलाल कच्छारा को दिला दिया। मुझे सुनील सिंधे ने मारा और उससे सुखलाल से उससे भी पिटवाया और उसको उसके पाँव में गिराया कि तू इसके पाँव पड़। और हमारे बाहर सगे वालों के ऊपर दबाव बनवा के सगे वालों की 3 बिल्डिंगें और अंडर कस्टडी में अंडर प्रेशर हमारे को ऐसे अमुक दस्तावेज और साइन किए। उससे 1 साल बाद वहाँ की बिल्डिंग में एक 40 लाख की रसीद बना के गुंडे घुसा दिए राजस्थान में। इस तरीके से टोटल हमारी 4 बिल्डिंगें ले ली गई। उसके बाद मुझे लगा कि ये जब तक न्याय नहीं होगा तब तक मुझे ये दुकान खोलनी नहीं है। कि कोई आदमी एक दिन में इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि जो पुलिस में डाल के करोड़ों रुपए लिखवा लेता, जिसमें 1 रुपया मेरे खाते में न कभी या किसी से उससे मैंने लेन देन किया। और उसने मेरे से ऐसे पेपर बनवा के मेरे सगे वालों की जिनके अंदर कपड़े लत्ते माल मत्ता 3 बंगले ले लिए। कैमरामैन महेश चौगले के साथ संजय मिश्रा, लमन न्यूज, मुंबई। तो देखा आपने किस तरह एक व्यक्ति को उसकी दुकान से उठाकर पुलिस ले जाती है, उसे एफआईआर में दर्ज करवा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसे हिरासत में ले लेती है। उसके बाद उसके ऊपर जबरन दबाव बनाती है। इस कार्यक्रम को दिखाने का हमारा मकसद पूरे पुलिस महकमे की खिलाफत करना नहीं है। मुंबई पुलिस के खिलाफ कोई भी खबर दिखाने का हमारा इरादा नहीं है, लेकिन उसी मुंबई पुलिस के महकमे में कार्यरत यदि कोई पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है तो यह हमारा फर्ज है, हमारा यह दायित्व है कि हम यह सच्चाई पूरी पारदर्शिता के साथ अपने दर्शकों तक ले जाएं, उन्हें दिखाएं और साथ ही पुलिस महकमे में बैठे हुए आला अधिकारी उन तक पहुंचाए कि उनके अधीन आने वाले पुलिस थानों में आखिर चल क्या रहा है। और साफ तौर पर हम बताना चाहेंगे कि जगदीश टेलर एकमात्र ऐसे शख्स नहीं है जिनकी प्रॉपर्टी हड़प ली गई गैर कानूनी तरीके से। इसके अलावा भी क्या कुछ है ये देखते हैं हम अपने अगले पैकेज में। सूत्रों की यदि माने तो जगदीश टेलर ही अकेले ऐसे शख्स नहीं हैं जिनके बंगले पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया, बल्कि सुखलाल कच्छारा ने भीखा भाई सिसोदिया के रिश्तेदार मोहनलाल अंबालाल गहलोत का भी बंगला उसी समय अपने कब्जे में ले लिया जब जगदीश टेलर के बंगले पर अवैध रूप से कब्जा किया गया। यहां तक कि बंगले में मौजूद किसी भी वस्तु को निकालने का मौका तक मोहनलाल गहलोत को नहीं दिया गया। मोहनलाल गहलोत खुद हैरान थे कि आखिर उनके बंगले पर क्यों अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। कुछ ही महीने पहले उनके 2 बेटों की शादी हुई थी, उसका सारा सामान। इसके अलावा सबसे झकझोर देने वाली बात यह है कि मोहनलाल गहलोत का तो गांव में सिर छिपाने का एक ही वो आशियाना था जिसे टेलरिंग के मेहनताना से जमा किए गए पैसों से बड़ी हसरत लिए मोहनलाल ने बनाया था। तो वो बोलता है इनका कुछ लेन देन है, उसमें उनका मकान देना है। मैं बोला कोई बात नहीं, दे रहा था, हमारा कोई बात ही नहीं था। फिर बाद में बोला इधर गिरवे रखना है, तो गिरवे का मैं बोला स्टाम्प पेपर लाओ लिख के देते, उन्हें नहीं उधर कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो उसके साथ 8-10 आदमी थे, वो हम लोग को उठा के वहाँ कोर्ट में ले गया। फिर बोला नहीं तुम्हारा भी मकान देना पड़ेगा। मैं बोला भैया मेरा क्या जरूरत है, बोला तुम्हारा उन्होंने बात किया है और देना पड़ेगा। तो फिर पहला मेरा मकान का साइन लिया, फिर बोला इस पर भी साइन तुम करो। ऐसा करके सामान फिर साबी ले लिया, झटके साबी दो, कुछ सामान निकलने दिया नहीं। मेरे को जिस दिन दिया ये मैं इधर ही थी, यही गए थे। फिर बाद में दूसरे दिन मेरे को फ़ोन आया कि ऐसा करके अपना यही बताया कि ले लिया है। तो मैं आपके बेटे और बहू का सामान उस घर मकान उसी में जी सब पूरा भर के, पूरा बीच में घर के बीच में सब दगीना भी सब, मेरा बर्तन कपड़ा कुछ सब, पलंग टीवी फ्रिज सोफा सब वगैरह पूरा उसमें पूरा घर भरा हुआ आपको। इस महिला के आंसू तो थमने का नाम नहीं ले रहे। वो समय वो घड़ी याद करते ही इसका कलेजा मानो फटने लगता है। इस पीड़ित महिला को चक्कर आने लगता है जब ये उस घड़ी उस लम्हे को याद करती है। बहरहाल राजस्थान पुलिस ने इस मामले में मुंबई पुलिस के कथित
पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, साथ ही सुखलाल कच्छारा के खिलाफ आपराधिक मामला यानी FIR दर्ज कर लिया है, जिसकी कॉपी लमन न्यूज के पास मौजूद है। जगदीश टेलर इन दिनों कई समस्याओं का सामना एक साथ कर रहा है। उसे इंतजार है न्याय का, उसे विश्वास है मोदी पर और उनके सुशासन वाले वक्तव्य पर। न्यायपालिका से लेकर मंत्रालय तक जगदीश टेलर ने न्याय की गुहार लगाई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मुंबई पुलिस के जिन अधिकारियों के खिलाफ राजस्थान पुलिस ने गंभीर आपराधिक मामला दर्ज किया है, उन पुलिस अधिकारियों को जांच पूरी होने तक पुलिस में नौकरी पर बने रहने का क्या कोई अधिकार है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके घेरे में दिखाई दे रही है मुंबई पुलिस। कैमरामैन महेश चौगले के साथ संजय मिश्रा, लमन न्यूज, मुंबई। बिल्कुल ऐसे कई सवाल हैं जिसके घेरे में दिखाई दे रही है मुंबई पुलिस, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में खुद मौजूद है पीड़ित जगदीश चौहान और टेलर। इसके अलावा एडवोकेट विलास आत्माराम सावंत मुंबई हाईकोर्ट से हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनल क्राइम एक्सपर्ट स्नेहिल ढाल हमसे जुड़ रहे हैं। हम आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जाएंगे एडवोकेट विलास आत्माराम सावंत के पास। सावंत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे ये जानना चाहते हैं, 25 साल से आप वकालत के पेशे में हैं, कई केसों को आपने देखा होगा, कई केसों की जिरह आपने कोर्ट में की होगी। आपके सामने मेरा साधारण सा सवाल यह है कि मुंबई पुलिस का कोई अधिकारी जब कोई FIR दर्ज करता है तो क्या उसे अधिकार है कि वह एक्यूज को जब गिरफ्तार करता है, हिरासत में रखता है, तो उस दौरान शिकायतकर्ता से एक्यूज को पिटवाए? क्या यह संभव है? ये कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन जो अगर ये पुलिस अधिकारी ने जब भी हिरासत में लेने के बाद, आरोपी को हिरासत में लेने के बाद अगर मारा पीटा है तो बहुत बहुत खेदजनक ये है जो किया है उन्होंने, वो कानून के खिलाफ है। इसके अलावा वकील साहब आपसे एक चीज और पूछना चाहते हैं कि जब FIR पुलिस ने दर्ज किया तो जब FIR दर्ज होता है स्टेशन डायरी मेंटेन की जाती है और FIR में जिन जिन चीजों का उल्लेख किया जाता है, जब इन्वेस्टिगेशन की बात आती है, उस मामले से जुड़ा कोई भी किसी भी मामले तक जब पुलिस पहुंचती है तो उन तमाम चीजों का उल्लेख किया जाता है। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस मामले में एक प्राइवेट गाड़ी करके राजस्थान पुलिस जाती है, आरोपी के गांव पहुंचती है और आरोपी के प्रॉपर्टी को गैर कानूनी तरीके से हथियाकर शिकायतकर्ता को सौंपती है। क्या यह अधिकार पुलिस डिपार्टमेंट के पास है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो किया है पुलिस ने वो गैर कानूनी है। जो पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद, ये जो आरोपी को हिरासत में लेने के बाद जो अभी ये डॉक्यूमेंट से मालूम होता है कि 6 तारीख को ये जो आरोपी को 6 फरवरी को ये स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ जो उसके ऊपर साइन लिया है, लेकिन ये जो स्टैम्प पेपर जो है 6 फरवरी को इशू हो गया है और 5 फरवरी को उनका साइन लिया है। जब भी 5 फरवरी 2013 को ये आरोपी हिरासत में था, इसका मतलब ये पुलिस ने जो डॉक्यूमेंट जो बनाया है वो फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाया है। और एक सबसे दिलचस्प बात यह है वकील साहब कि जिस तरीके से आरोपी की गिरफ्तारी होती है, उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, उसका रिमांड लिया जाता है, लेकिन इन्हीं बीच में जो कंप्लेनेंट है उसके तरफ से उसके वकील का एक पत्र आता है पुलिस स्टेशन के सीनियर PI के पास कि आउट ऑफ कोर्ट, आउट ऑफ पुलिस स्टेशन हमारा सेटलमेंट हो चुका है, अतः हम इस मामले को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं। क्या ये भी संभव है? नहीं, गलत है ये। अगर वो लेटर लाके अगर पुलिस ने कोर्ट में सादर किया है वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक बार FIR रजिस्टर होने के बाद उसका कोर्ट में ही उसका नतीजा निकल आता है, कोर्ट में उसका फैसला होता है। वकील साहब आप जुड़े रहिए हमसे। हमारे साथ इंटरनेशनल क्राइम एक्सपर्ट हैं स्नेहिल ढाल। स्नेहिल, आपसे ये जानना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मामलों को आपने देखा है, कई मामलों में आपने स्टडी किया है, आपसे एक सवाल ये जानना चाहते हैं स्नेहिल कि जब एक FIR दर्ज करती है पुलिस और उस मामले में जब जो शिकायत दर्ज की गई है, शिकायतकर्ता अगर कोई सरेंडर लेटर लाकर देता है कि हमारा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुका है, अतः ये मामला हम आगे तक नहीं ले जाएंगे, ये आपको कितना लगता है, क्या कुछ लगता है इसमें?
संजय जी, मैं तो आपको पहले बताना चाहूँगा कि ये फैमिली बहुत ज़्यादा उनका लक अच्छा है कि वो यहाँ पे खड़े होके कम से कम आर्ग्यू कर सकते हैं, आपके न्यूज़ रूम में आके बता सकते हैं। ऐसे कई सारे एनआरआई फैमिलीज़ हैं, कई सारे बाहर के भी कई लोग हैं जो उनको बाहर ही डरा के भगा दिया जाता है कि तुम तो यहाँ पे मुंबई में कदम भी मत रखो। जुहू से लेके बांद्रा तक ऐसे कई बंगले हैं और कई फ्लैट्स हैं इंडिया भर में जहाँ पे एनआरआई ने इन्वेस्टमेंट की है, पर उनको यहाँ पे आने की परमिशन नहीं मिलती है, यहाँ पे लड़ाई करने की परमिशन नहीं मिलती है और उनको उधर ही फंसा दिया जाता है। स्नेहिल आपको रोकना चाहेंगे। स्नेहिल आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब किसी पुलिस थाने में ड्यूटी ऑफिसर कोई एफआईआर दर्ज करता है तो वो क्या बिना सबूतों के, बिना ही अभाव में ही कर देता है एफआईआर दर्ज? ये ऐसे बहुत बार ऐसे सवाल उठे हैं कि प्रॉपर्टी के केसेस में ओरल एविडेंस के बेसिस पे एफआईआर क्यों ली जाती है। कई बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं जहां पे पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है। कई बार फ्रॉड केसेस भी हुए जो बिना कोई अकाउंटेंट के रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट के फाइल हुए हैं। ओरल एविडेंस के ऊपर एफआईआर लेना बंद होनी चाहिए, ये सबसे पहला मुद्दा निकलना चाहिए, क्योंकि पुलिस के पास। हम एक बार फिर एडवोकेट साहब के पास जाएंगे। इस मामले में सावंत साहब हमसे जुड़े हैं। सावंत साहब आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये इस पूरे मामले की चार्जशीट की कॉपी जो कोर्ट में फाइल की गई है उसका कॉपी लमन न्यूज के पास है और मेरे ख्याल से इनफैक्ट आपके टेबल पर भी पड़ा होगा चार्जशीट की कॉपी। हाँ। तो इस चार्जशीट की कॉपी में एक चीज साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि एक जो एमओयू साइन करवाया गया है इसके ऊपर, जो अभी आपने बताया कि 6 तारीख को कोर्ट का पेपर खरीदा जाता है, 5 तारीख का उसमें एग्रीमेंट दिखाया जाता है, और दूसरी तरफ जिस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए इस 2.5 करोड़ रुपए का आर्थिक व्यवहार किया गया था 2 पार्टियों के बीच में, इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया है जगदीश टेलर पर। तो जगदीश टेलर के ऊपर जो आरोप लगाया गया है और जो कोर्ट का पेपर आपके पास है, मैं चाहूंगा आप उसको एक बार उसको देखें और बताने की कोशिश करें कि ना ही वो स्टैम्प पेपर रजिस्टर्ड है और ना ही वो कोई किसी प्रकार की नोटरी की गई है। तो क्या ऐसे तो कोई भी व्यक्ति जाए और एक कोर्ट का पेपर खरीदे, उसमें नामों का उल्लेख करे, अपनी शिकायत लिख दे, तो क्या हो जाएगा एफआईआर? देखो, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी वो जगदीश चौहान हिरासत में था, जब भी इसका सिग्नेचर लिया है वो स्टैम्प पेपर, ये तो सारा जो पेपर पुलिस के अधिकार में, पुलिस के मदद से ये सब बनाया है, ये इससे साबित होता है। तो ये सबसे बहुत बड़ा गुनाहगार जो है वो पुलिस है। जिनके हिरासत में जगदीश चौहान थे उनकी ज़बरदस्ती साइन ली गई है, ऐसा मालूम होता है। चलिए एक बार खुद हम पीड़ित से बात कर लेते हैं। जगदीश चौहान, जगदीश टेलर जो हमारे साथ स्टूडियो में हैं, हम उनका दुख सुन लेते हैं कि जो वेदना, जो पीड़ा उन्होंने पुलिस कस्टडी के दौरान सहा, और इस व्यक्ति ने कभी जीवन में अपने कल्पना नहीं की थी कि अपनी दुकान पर बैठकर जब यह अपने दुकान पर बैठेंगे और एक 4 लोग आएंगे और उठाकर ले जाएंगे, एक एफआईआर दर्ज करके इनको अरेस्ट कर देंगे। और इतना ही नहीं, उन्हें उनके साथ क्या कुछ हुआ है ये हम खुद सुनते हैं चौहान साहब से। जगदीश चौहान साहब, आपसे जानना चाहते हैं, जब आपकी गिरफ्तारी हुई थी उस दौरान आपने क्या महसूस किया था? मुझे मेरी दुकान से अचानक 4 पुलिस वाले आए और लेके गए और बोला कि तुमको मलाड पुलिस चौकी में चलना। ऐसे उनके पास कोई वर्दी नहीं थी, सादी ड्रेस में आए, लेकिन मैं पूछा आप कहाँ से आए? तो कि मैं मलाड पुलिस से आया। तो फिर मैंने बोला कि भाई मेरे खिलाफ क्या कंप्लेंट, मुझे क्यों ले जाना चाहते हो? कि वो तो तुम्हारे को सब मलाड पुलिस स्टेशन में पता चल जाएगा। तो मुझे एक बार ऐसा लगा कि कभी कभी ज्वेलरी लाइन है, कब कुछ झूठा लफड़ा या कभी चोर या कुछ हो जाता है, तो मैं उनके साथ चलने लगा। जब बाहर देखा तो 2 सुखलाल के आदमी जो मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए आए थे, फिर मैंने देखा कि ये काम वो सुखलाल के ये आदमी मेरे को दिखा रहे थे कि यही जगदीश है। फिर मुझे एक टैक्सी में बिठाया गया, जो ये प्राइवेट टैक्सी में बिठाया गया। फिर वहाँ से मुझे लेके गए मलाड ले जाने के बाद एक गुरव साहब जो थे, एक क्राइम पीआई, वहाँ पे मेरे को खड़ा किया गया और मेरे को बोला कि ये सुखलाल का तेरा क्या लेन देन है? मैं कि मेरा कोई लेन देन नहीं सुखलाल से। तो सुखलाल बोल रहा है कि तो तुम्हारे समधी के पास इसने 2.5 करोड़, मैं कि मेरे को कुछ मालूम नहीं है। मैं कि मेरे पास 10-15 दिन पहले सुखलाल की बीवी, सुखलाल का एक लड़का और एक खेल में एक विक्रम सिंह करके जो एक आदमी था, वो आए मुझे घर पे धमकी देने को कि तू सेटलमेंट करवा, नहीं तो मेरे पापा का तेरे को मालूम है कि कितनी पुलिस में पहचान है।
लेकिन तो- लेकिन इसमें तो लिखा हुआ है कि आपने खुद उनको भड़काया था, आपने खुद उनको धमकी दी थी कि मतलब सेठ आपका बहुत बुरा होगा और बीकालाल बहुत पहुंचे हुए इंसान है, उनके चक्कर में आप मत पड़िए, आपका पैसा भूल जाओ। ये जो तमाम चीजें उस पुलिस के दस्तावेज में लिखे हैं, जगदीश जी, वो आखिर है क्या? नहीं, ये सारा का सारा पुलिस से मिलके उसने ये केस को बनाया है कि भाई ये तरीके से पुलिस को पूरा मैनेज किया गया और ये केस बनाया। जो पेपर था ही नहीं, उस पेपर पे खाली एक लेटर जो पुलिस कमिश्नर को दिया गया है 29/7 को, उसके ऊपर न तो कोई एमओयू का जिक्र है और उसमें लिखा गया है कि मैंने 2.5 करोड़ रुपया उनको 3 महीने में दिया। जब 29/7 को उसमें लिखा है कि मैंने 2.5 करोड़ 3 महीने में दिया, और जब 4 तारीख को सेटलमेंट लेटर में और जब वो एमओयू मेरे से कस्टडी में साइन करवाया जाता है एनकाउंटर की धमकी देके सेटलमेंट के लिए, वो एमओयू की रसीद जो 2.5 करोड़, जो काला मनी कोई बोलते हैं कि ब्लैक मनी, और वो 2.5 करोड़ कैश दिखाया गया है और 2 चेक कोई दिखाए गए, वो कोई लालू राम तुकाराम जोशी के खाते में 2011 में गए, और 2011 में जब चेक जाता है तो उसका 2013 में मेरे सिर के ऊपर पिस्तौल रख के जो साइन करवाया, 2013 में कोई साइन कैसे करेगा जो चेक ही 2011 में इशू हुए किसी के खाते में? तो क्या आपने पुलिस के कहने के बाद आपने साइन कर दिया? नहीं, वकील साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, जी जी। हाँ, इसमें क्या है कि अगर पुलिस ने ये जो जोर ज़बरदस्ती से इनसे जो चेक साइन करके लिए, या जो एमओयू जो बनाया, जो बताया है, जो 6 तारीख को स्टैम्प पेपर इशू हो गया और 5 तारीख को जब ये हिरासत में थे, ये सारा जो लगता है जो पुलिस के मदद से सब जो झूठा पेपर बनाया, ये फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाए, ये सबसे बड़ा गुनाह जो है जो पुलिस ने किया है। तो इसके ऊपर लेकिन जिस पुलिस ने गुनाह किया है, उस पुलिस वाले के खिलाफ में राजस्थान के पुलिस ने भी आपराधिक मामला दर्ज किया है वकील साहब, बराबर, और उसके बावजूद वो कथित पुलिस अधिकारी अभी भी मुंबई पुलिस को अपनी सेवा दे रहा है। क्या इसकी जानकारी मुंबई कमिश्नर राकेश मारिया साहब को नहीं है? अभी उनको ये इंटीमेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो राजस्थान का पुलिस ने जो 4 एफआईआर दर्ज किए, तो ये इंटीमेशन वहाँ के कमिश्नर से जानी चाहिए। अभी ये तो राकेश मारिया साहब से मालूमात हुई है क्या पता नहीं है, लेकिन कम से कम अगर मालूम होगी तो वो जरूर एक्शन लेंगे उनके ऊपर। स्नेहिल कुछ कहना चाहते हैं? संजय जी, जो हमारे वकील साहब बोल रहे हैं कि उनको इंटीमेट करना होता है, जब राजस्थान पुलिस या बाकी पुलिस को पता ही है कि केस रजिस्टर हो चुका है और वो केस कोर्ट में जा चुका है, तो इंटीमेट करने की जरूरत ही क्या है? वो तो उनको पता ही है। ऐसे तो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनके बारे में ऐसी चीजें होती रहती है, तो इसमें इंटीमेट करते रहेंगे तो फिर इनको जस्टिस कब मिलेगा? वकील साहब, बात जायज है स्नेहिल की। स्नेहिल का साफ तौर पर कहना है राजस्थान पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज किया है, तो क्या इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को नहीं है? ये संभव है? ये मुंबई पुलिस को मालूम होनी चाहिए। और वो मुंबई पुलिस जो स्कॉटलैंड यार्ड के बाद दूसरे नंबर पर गिनी जाती है। हम पुलिस पर आक्षेप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, ये पूरी कवायद उसी से मिलती जुलती है। मुंबई पुलिस कमिश्नर के भी हम संपर्क में लगातार हैं, हमारे रिपोर्टर्स उनके पास पहुंच रहे हैं, लेकिन अब तक उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हाँ स्नेहिल, कुछ कह रहे थे आप? इमीडिएटली मुंबई पुलिस को ये हर चीज की खबर होती है, और ये उनके ऑफिसर्स के साथ ऐसा हो, अगर आपको पता हो कि कुछ कई दिनों पहले एक पुलिस ऑफिसर ने गन पॉइंट पे रेप किया था, उस बंदे को भी जस्टिस, उन औरतों को भी जस्टिस में लाया है, तो यहाँ पे तो हद ही पार कर रहे। तो अगर रेप का केस हो तो अलग, और प्रॉपर्टी का केस हो तो अलग। प्रॉपर्टी सिविल को केसेस को मुंबई पुलिस या बाकी लोग क्रिमिनल के तौर से नहीं देखते, इसी वजह से और पुलिस वाले इसमें घुसते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है। और वकील साहब, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना और इतने बड़ी वारदात को अंजाम देना, ये क्या अपने अधिकारों का हनन, यानी जिस तरीके से जो कर्तव्य, जो निष्ठा, जो पुलिस का फर्ज है, उस फर्ज की सीमा को लांघ कर जाना, ये सरासर गुंडागर्दी नहीं कही जा सकती? क्या यह गिरोह की उपमा इसे नहीं दी जा सकती? ये सही बात है। ये जो पुलिस ने, जो मालाड पुलिस ने जो किया है, जो इनके ऊपर जो प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए झूठा पेपर्स बना के उनसे प्रॉपर्टी हड़प की गई है, और जो गुनाहगार है उनको मदद किया, और ये जो विक्टिम जो है इनके ऊपर गुनाह लगाया है, ये सारासार ये गलत है। जगदीश चौहान, आपसे बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे, समय की काफी कमी है और लगातार टेलीफोन कॉल्स
दर्शकों के हमारे कार्यालय में आ रहे हैं और उनके एसएमएस आ रहे हैं, जैसे कि हमें जानकारी मिल रही है, हसरत लगाकर लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। लगता है इस तरीके की खबरों की, इस तरह की कहानियों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन हमारा वादा है कि इस तरह की जो सच्चाई है, पूरी निष्ठा और ये हमारा जो दायित्व है, इसे हम पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। बहुत आखिरी सवाल करेंगे आपसे जगदीश चौहान कि आपने मंत्रालय से लेके पुलिस के आला अधिकारियों से लेके तमाम जगहों पर पत्राचार किया, मानते हैं कि इस मामले में कुछ निकलकर जरूर सामने आया, लेकिन आप कितने संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से और आपके मन में जो खौफ है वो किस प्रकार का है? नहीं, मुझे एक ऐसा खौफ है कि एक पैसे वाला पुलिस से मिलकर इतना बड़ा कांड कैसे कर सकता है कि किसी को पैसा देता है, वो गुड फेथ में या जो भी किसी को पैसा, उसके कहने पैसा देता है, और किसी सगे वालों को उठा के उनके बंगले, जब उनका माल मत्ता कपड़े लत्ते, जो वहाँ पे औरतें जो गई जिनने रजिस्ट्रेशन करवाए, उनको चक्कर खा के वहाँ पे गिरना पड़ा। और मुझे वो एक जो सुनील सिंधे ऑफिसर था, वहाँ पर बोरीवली लॉकअप से बाहर जिस दिन निकाला, मुझे बड़ी गाड़ी में जब बिठाया वहाँ पे मारा गया कि तू वकील खड़ा करता है। मैं जब वो बात सोचता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि मैं ज्वेलरी लाइन वाला, मैं हर लोगों के हेल्प में जाता था, लेकिन ऐसा जो है ना क्रूरतम अपराध शायद मेरे बम्बई के 25 साल 30 साल के इतिहास में मैंने नहीं देखा कि मैं जो लोगों को बचाने के लिए जाता था मुझे ऐसा पुलिस मारेगी। और वहाँ पे मलाड चौकी में लाके बोला ये तो तेरे को रास्ते में कुछ नहीं मारा है, ये उनका स्टाफ बैठा हुआ था, उनके सामने पट्टों से डंडों से मारा गया और उनके सुखलाल के पाँव पड़ाया गया। फिर मेरा 2 दिन में सेटलमेंट करवाया गया और 3 बंगले, हम पुलिस अभिरक्षा में होते हुए 3 बंगले, जिसकी तारीख ये पेपरों में दिखा रही है, तीनों बंगले 2 तारीख को रजिस्ट्रेशन हुए, 2/9/2013 को, और मैं 5/9 तक मलाड पुलिस की हिरासत में था। हमारे सगे वालों को 3 गाड़ियां में, जिसमें एक गाड़ी, क्योंकि भीखा भाई और हमें बहुत डर गया था, तो एक गाड़ी हमारी ली गई, उसको हाथ जोड़ा गया कि तुम्हारी गाड़ी में ये हमारी लेडीज नहीं बैठेगी। तो हमारी रिक्वेस्ट उसने, सुखलाल ने मानी और ये सुनील सिंधे ने थोड़ी मानी और हमारी गाड़ियों को फॉलो किया गया। चलिए, आपका जो अनुभव रहा है वो काफी दर्दनाक रहा है, और खास करके एक आम आदमी यदि किसी वारदात में शामिल होता है तो पुलिस उसे जमीन नहीं पाताल से भी खोद कर निकाल लेती है, लेकिन यहां पर अपनी मर्यादाओं को तोड़कर किस तरीके से आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया। और इसी से मिलता जुलता हमारा आज का सवाल है उन तमाम दर्शकों के लिए जिनके टेलीफोन कॉल्स हमारे कार्यालय में आ रहे हैं। आप इस कार्यक्रम को देखने के बाद लेमन न्यूज को क्या सुझाव साझा करना चाहेंगे, और खास करके लेमन न्यूज का जो हमारा आज का सवाल है, इस सवाल का जवाब आप क्या देना चाहते हैं? हमारा आज का सवाल है कि एक ऐसा पुलिस अधिकारी जो खुद किसी वारदात में संलिप्त हो, और ऐसा किसी पुलिस अधिकारी जिसका मुंबई और महाराष्ट्र के बाहर किसी अन्य राज्य में बाकायदा कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज किया जाता हो, क्या ऐसे आरोपित पुलिस अधिकारी को पुलिस सेवा में बने रहने का अधिकार है? यदि आपका उत्तर हां है तो आप जो नंबर हम लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं उसमें आप सबसे पहले टाइप करें लेमन न्यूज, उसके बाद टाइप करें अपना नाम, अपने शहर का नाम, और यदि आपका उत्तर हां में है तो आप टाइप करें वाई, यदि आपका उत्तर ना में है तो आप टाइप करें एन और उसे भेज दें 56767 पर। और खास करके इस कार्यक्रम को दिखाने का हमारा मकसद पुलिस महकमे पर आक्षेप करना नहीं है, लेकिन सरकारी विभागों में कार्यरत यदि अधिकारी अपनी अधिकारों का हनन करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, तो उनको उसकी सच्चाई जनता के सामने लाना यह हमारा दायित्व है, और इस दायित्व का हम निष्ठा से पालन करेंगे। इस खास कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए जगदीश चौहान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ विलास आत्माराम सावंत मुंबई हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ इंटरनेशनल क्राइम एक्सपर्ट स्नेहिल ढाल हमसे जुड़े, काफी कीमती समय निकालकर आप हमारे स्टूडियो पहुंचे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लेमन न्यूज से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस तरह से पुलिस ने उसके पैसे लेकर जो कार्रवाई जितनी स्पीड से 4 दिन में जो प्रॉपर्टियां दिला दी गई, मतलब जो कोर्ट का काम पुलिस ने 4 दिन में कर दिया, उसी तत्परता से यदि मैं सत्य हूं तो मैं आपके लेमन न्यूज से और महाराष्ट्र सरकार और राजस्थान सरकार से यह निवेदन करता हूं कि इसका पूरा खुलासा किया जाए और ये सत्यता सामने आनी चाहिए और जल्दी से जल्दी दोषियों को सजा दिलाने का काम
एक काम मैं मीडिया आपके लेमन न्यूज से रिक्वेस्ट करता हूं और महाराष्ट्र सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं और राजस्थान सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके ऊपर तुरंत उसी स्पीड से कार्रवाई होनी चाहिए जो इसमें गुनहगार है। बिल्कुल, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई छिप नहीं सकती, इसे कितना भी छिपाने की कोशिश की जाए इसे सामने आना ही है। और खास करके एक मीडिया तंत्र से जुड़े हैं हम, और ना ही हम न्यायपालिका है ना ही विधायिका है। हमारा जो मकसद है वह सच्चाई को पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों के सामने लाना है। बहरहाल हमारे इस आज के खास कार्यक्रम वर्दीधारी गिरोह में अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों को देखने व जानने के लिए देखते रहिए लेमन न्यूज। नमस्कार।